चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 सीवीटी 2 एग्जाम में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या दे रखा है, यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है और y इज इक्वल टू 2x है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो स्क्वायर रूट को खत्म करने की सोचिएगा, इसको उड़ाने की सोचिएगा। अब ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 हमेशा याद रखना। ओके, 2 जब उड़ेगा जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 की होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 25 गुणा 25। ओके, बाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x, यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x उसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुणा 25। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको खोलेंगे प्लस 2 की स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुणा 25। ओके, यहाँ से क्या आएगा, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुणा 25, 5 पंजे 25, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 125 आई है। लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, 125। तो कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2022 सीवीटी 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है और शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या दे रखा है, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ओके, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको तो नीचे लेकर आएंगे, तो 32/38। ओके, इसको नीचे लेकर जाएंगे सीपी के, तो सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस तरीके से। 32 की चीज़ 38 में बेच दी, इसका मतलब आपको 6 का लाभ हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर जो है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओके, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलता है, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलता है। इसका मतलब ये है क्रय मूल्य की वैल्यू आपको नीचे रखनी होगी डिवाइड में। तो यहां पर आपको कितने का लाभ हुआ, 6 का। 32 की चीज 38 में बेची, 6 का लाभ हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, 32 के। क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा नीचे रखनी होगी, गुणा में कितना, 100% बनाने के लिए। ओके, अब इसको काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे ये कितना आएगा, 25, 25 छक्का 150। ओके, इसको काटेंगे 8 से 150 को, तो कितना आएगा, देखिए 8 एकन 8, बचा कितना आपका यहाँ पर 7, 8 अट्ठे 64। ओके, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाता है, देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो है इतना आने वाला है, इतने परसेंट का आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है, इसका सम निकालना है, जोड़। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर दे रखे हैं और इनका सम पूछ रहा है, 6, 11, 16, 21, आगे भी नंबर है 71 तक।
अगर हम इनको इस तरीके से जोड़ेंगे कि 11 और 6 17 और 16 इस तरीके से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए अगर ये श्रेणी, ये सीरीज अगर आपको समांतर श्रेणी में दे रखी है तो हम इसका सम बहुत आसानी से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के बदौलत। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ओके, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, इस सीरीज में कितनी टर्म है, 1 2 3 4 इस तरीके से। ए से मतलब है प्रथम पद और एल से मतलब है अंतिम पद। ओके, लेकिन एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। देखिए प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, लेकिन एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ये समांतर श्रेणी में है तो एन व पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एन क्या है? एल ही है, अंतिम पद है। ठीक है, चाहे तो इसको ए एन कह दो या फिर एल कह दो, इसके प्लेस पर मैं एल भी लिख सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से ए का मतलब है प्रथम पद, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। अब ये देखते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 11 में से 6 गया 5, 16 में से 11 गया 5। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, एक जैसा आ जाए, तो वो समांतर श्रेणी में है। ओके, अब बहुत आसान है। एल की वैल्यू कितनी है? 71। प्रथम पद कितना? 6 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है इंटू डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस। 11 में से 6 गया 5। ओके, इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 71 माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस 1 और यहाँ पर 5 लिख दो। ओके, 71 में से 6 गया 65। ओके, और देखिए 65 को 5 से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू एन माइनस 1। 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 13। इसको इधर लेकर आते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो इस श्रेणी में टोटल 14 टर्म है। कितने? 14। 1 2 3 4 इस तरीके से 14 नंबर है। ओके, अब बहुत आसान है। एन की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, कितनी है? 14। 14 टर्म का हमको सम निकालना है, तो 14 डिवाइड में कितना? 2। ए की वैल्यू कितनी है? 6। एल की वैल्यू कितनी है? अंतिम पद 71। यहाँ से कितना आएगा? 7। ओके, गुणा ये कितना हो गया आपका? 77। गुणा कर लीजिए, 7 7 और 49 का 9, 4 7 7 और 49 और 4 कितना होता है? 53। तो कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं, बहुत आसान है। बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चनों में भी गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 16 की पावर 7 गुणा 27 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या यहाँ पर बतलानी है। अच्छा, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं या प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि 2 खुद से ही डिवाइड होता है, 3 ओके, 5 7 11 इसी तरीके से 13 17 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या 16 अभाज्य संख्या है? नहीं। देखिए 16 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको काटेंगे। एक तो 2 है, 16 को 2 डिवाइड कर देगा, 4 8 और 16। तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है या प्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, अब 16 को हम प्राइम नंबर बनाएंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टर बना लेंगे। क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? ओके, और उसकी पावर कितना है? 7 गुणा 27 को 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितना दे रखा है? 6 गुणा 5 नहीं टूट सकता तो 5 की पावर 9। आप ये देख रहे होंगे 2 3 5 क्या बन गए? प्राइम नंबर्स बन गए। ओके, अब यहाँ पर 2 7 चौक 28। ओके, सभी को एक रूल पता है, ए की पावर m और उसकी पावर n हो तो आपस में पावर की गुणा हो जाती है इस तरीके से। ओके, इसकी इससे, तो यहाँ पर मैंने गुणा कर दी। गुणा 3 की पावर 6 या 18 गुणा 5 की पावर 9। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है?
अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है, टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछी है, कैसे निकालेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 28 बार, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है या प्राइम फैक्टर है। प्लस 3 कितनी बार है, 18 बार, इन सबको जोड़ दो। 5 कितनी बार है, 9 बार। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 55, ठीक है। टोटल अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है वो कितनी है, 55। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है और शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं। देखने में जितना बड़ा उतना ही छोटा है, बहुत आसान है। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात करनी है। किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। कक्षा में कितने छात्र हैं, 24। औसत आयु कितनी है इनकी, 10। इसकी इससे गुणा करो, कितना आएगा, 240। ओके, ये 24 छात्रों की आयु का सम, आयु का जोड़ आ गया। ओके, आगे क्या कहता है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, मतलब एक आदमी बढ़ गया, शिक्षक बढ़ गया, तो अब कक्षा में कितने आदमी हो गए, 25। तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 11 हो जाती है। तो इसकी इससे गुणा करो, कितना हो गया, 275। कितना, 275। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाना है, कितना आएगा, 35। तो शिक्षक की आयु कितनी है, 35 साल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखने में जितना बड़ा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर, जैसे ट्रेन चल रही है वैसे ही वो व्यक्ति चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं इसको कराने से पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्या है। देखिए, ट्रेन इस दिशा में चल रही है। ओके, समानांतर का मतलब है जो व्यक्ति है वो भी इसी दिशा में चल रहा है। ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और जो व्यक्ति है इस दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ओके, देखिए ये मैन है और ये आपकी ट्रेन है। अगर इस तरीके का केस हो, जो आपकी ट्रेन है और उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा हो, तो आपेक्षिक जो गति होगी, जो रिलेटिव मोशन होगी, गति होगी, वो आपकी घट जाएगी। जैसा आप देखते होगे ना, आप ट्रेन में बैठे हो और कोई बंदा बराबर से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसा कि हल्के चल रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्पीड है, नई जो स्पीड आएगी रिलेटिव, वो ये आएगी। ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को घटा दो। ओके, तो यहाँ पर स्पीड जो आएगी नई वाली, रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक स्पीड, गति कितनी आएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरीके से। अब मानकर चलो इस तरीके का केस होता, ट्रेन चल रही है इधर और व्यक्ति जा रहा है इधर, तो हमको ऐड करना पड़ता, इन दोनों को जोड़ते। हमेशा याद रखना, अगर एक ही दिशा में हो तो घटा लो, अगर अपोजिट दिशा में हो, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 15 गुणा 5/18 कर लेंगे। ओके, मीटर पर सेकंड हो गया ये। ओके, अच्छा, जो ट्रेन है उस व्यक्ति को 48 सेकंड में क्या कर लेती है, पार कर लेती है। टाइम दे रखा आपको, कितने सेकंड में, 48 सेकंड में। ओके, यहाँ पर आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पर स्पीड कितनी है, या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है, जो रिलेटिव स्पीड आई थी ये 15 गुणा 5/18। ओके, गुणा टाइम कितना, 48 सेकंड। अब इसको काटिएगा, देखिए 3 × 18, 3 × 5 = 15। ओके,
और 6 अट्ठे 48, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200। जो आपकी ट्रेन है वो 200 मीटर की है। कितने की? 200 मीटर की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको ट्रिक के साथ मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत आसान है। देखिए, पाइप जे और के क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 पाइप हों और दोनों टैंक को भर रहे हों तो बहुत आसान है समय निकालना, टाइम निकालना। एक फॉर्मूला होता है T = x/x + y। ओके, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक है। अगर दोनों पाइप टैंक को भर रहे हैं तो देखिए, पहला डेटा क्या है आपके पास? 15 मिनट। दूसरा डेटा क्या है? 20 मिनट। और यहाँ पर लिखेंगे 15 + 20। ओके, अब देखिए 15 × 20 कितना आएगा? 35। 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 60/7। और यहाँ से आएगा 7 अट्ठे 56, 4 और 7। इतने मिनट में दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो इतने समय में उस टैंक को भर देंगे। तो आपका टाइम निकल कर आ गया। अब मानकर चलो एक पाइप उसको भर रहा होता और एक खाली कर रहा होता, तो यहाँ पर डिफरेंस लेते। मतलब 20 में से 15 गया तो 5 रखते हैं यहाँ पर। अगर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटे को हटा लो और यहाँ पर रख दो। माइनस प्लस नहीं लेना, हमेशा याद रखना, इतना याद रखना इस चीज़ को। तो कौन सा ऑप्शन सही जाता है यहाँ पर? ऑप्शन आपका देखिए डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। शानदार तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर दे रखा है 2x - 3y = -1। आगे क्या दे रखा है? x + y, ठीक है, बराबर में 7/12। तो आपसे यहाँ पर 2xy की वैल्यू पूछिए क्या होगी। अगर xy की वैल्यू मिल जाए तो 2xy की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे? ध्यान से सुनना। ये डेटा तो आपको फालतू दे रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास इस तरीके से होता है a/b = 2/5, ये मैंने कुछ भी लिया, ठीक है, डेटा। तो a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? 5। a की वैल्यू कितनी है? 2 और b की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई फिर? 7 हो गई। ओके, कितनी हो गई? 7। तो ध्यान से सुनना, अगर x की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू 7, तो 12 बनाने के लिए y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ओके, हमसे क्या पूछा? 2xy। तो 2 × 7 × 5। ओके, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70। तो 2xy की जो वैल्यू होगी वो 70 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।